वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का केमिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग केमिस्ट्री के जिस टॉपिक को पिछले कुछ एक वीडियो से पढ़ रहे हैं उसका नाम है परमाणु संरचना के अंतर्गत आने वाला टॉपिक, जिसका नाम है क्वांटम संख्या, या जिसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। हमने आपको सबसे पहले बताया क्वांटम संख्याएँ क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और हर एक क्वांटम संख्या को हमने डिटेल में आपको डिस्कस किया। अब हम लास्ट वीडियो से जिस टॉपिक को स्टडी करना स्टार्ट किए थे वो था न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो कि क्वांटम संख्याओं पर बेस्ड थे। हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे पिछले वीडियो में किए हैं। जिन बच्चों ने उन वीडियोस को देखा होगा उन सभी बच्चों को आज का टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि उससे पहले जो हमने क्वेश्चन लिए थे वो सिंपल थे। अब हमने थोड़े से क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है और आपके इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उन सभी क्वेश्चंस को अगर आप करते हो तो आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज के वीडियो के क्वेश्चंस करें उसके पहले मैं एक हल्का सा ब्रीफ आपको दे देता हूँ। आपको सबसे पहले पता होगा मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या हमें कोश के बारे में बताती है। दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मान 0 से n-1 तक होता है, उपकोश को बताता है। यदि l बराबर 0 है तो s उपकोश होगा, या कहें तो s उपकोश के लिए l का मान 0 होता है। p उपकोश के लिए l का मान 1 होता है। d उपकोश के लिए l का मान 2 होता है और f उपकोश के लिए l का मान 3 होता है। ये आपको पता है। इसके बाद आपको ये भी पता है कि m का मान जो होता है वो +l से -l तक होता है। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और s का मान ये भी आपको बताया जा चुका है कि अगर क्लॉकवाइज होगा तो +1/2 होता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो s का मान कितना होता है, -1/2। ये चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, मैंने एक बार फिर समरी के तौर पर लिख दी है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लोरीन Z बराबर 17 के 15वें और 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं बताओ। तो देखो, इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्लोरीन है, Z बराबर कितना है, 17। परमाणु क्रमांक इसका होता है 17। इसका विन्यास हमें लिखना पड़ेगा। हमने बताया अगर आपको विन्यास नहीं आता है तो मान लो कि ये आपको आता है, जो विन्यास में लिख रहा हूँ वो आपको आता है। देखो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। गिन लो आप, ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 12 हो गए और 5 इलेक्ट्रॉन 17 हो गए। तो ये हमने विन्यास लिख दिया, हमें आता था, आपको भी आने लगेगा। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, इसका विन्यास ये आपको पता था, आपने लिख दिया। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो। 15वां इलेक्ट्रॉन और 17वां इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालनी है। तो आप बताओ, पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन तो 1s2 में है, तीसरा चौथा 2s2 में है, 10 तक 2p6 में है, 11वां 12वां 3s में है, और उसके बाद 13 14 15 16 17 ये कहाँ पर हैं, 3p में है। तो आपको कौन कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए, और किस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए। क्या निकालना है, n का मान, l का मान, m का मान और s का मान। 17वें के लिए भी वही निकालना है, n का मान, l का मान, m का मान और s का मान। अब मान निकालने के लिए आपको ये तो पता चल गया कि 15वां इलेक्ट्रॉन भी यहाँ है और 17वां इलेक्ट्रॉन भी यहाँ है, तो बस इसको आप बाहर लिख दो। 3p5 आपने बाहर लिख दिया। आप बताओ, ये p उपकोश है, अभी भी बताया था शुरुआत में ही कि p उपकोश में कितने कक्षक होते हैं, तो आप कह दोगे 3। आपने 3 कक्षक बना दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये पहला नहीं है, ध्यान से समझो। 2 4 10 12 तो भर चुके थे। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 13वां इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा है, 14वां। ये कौन सा है, 15वां। इसके लिए पूछा गया ना, इसलिए हमने इसको डार्क पेन से कर दिया। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया, 15वां। ये कौन सा है, 16वां, और ये नीचे कौन सा है, 17वां। जो हमसे पूछा गया है उसको हम अलग पेन से दिखा देंगे या डार्क कर देंगे। तो ये हमारा 17th इलेक्ट्रॉन है। आपसे 13वां से नहीं पूछा था, 14वां नहीं पूछा था, 15वां पूछा था, और 16वां नहीं पूछा था, 17वां पूछा था। अब आप बताओ 15 हो या 17 है, तो ये 3p में, p के आगे क्या लिखा है, 3। तो n का मान क्या हो गया, 15वें के लिए भी 3 हो गया और 17वें के लिए भी 3 हो गया। अब ये p उपकोश है, p उपकोश के लिए आपको बताया था l का मान कितना होता है, p उपकोश के लिए 1 होता है।
तो यहाँ L का मान क्या हो गया 1, क्यों? क्योंकि ये p उपकोष है, यहाँ पर भी p उपकोष है, इसलिए यहाँ पर भी L का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब m बराबर देखो, अगर L बराबर 1 है तो m बराबर क्या होगा +1 से -1, तो हमने लिखा +1 0 -1। आप बताओ 17वें में कौन सा है 0? 17वें में m का मान कितना है 0 और 15वें में मान कितना है -1, तो m बराबर -1 हो गया 15वें के लिए और 0 हो गया 17वें के लिए। अब आप देखो 15वें इलेक्ट्रॉन में एरो ऊपर की तरफ है, क्लॉकवाइज है, तो s का मान क्या होगा +1/2 और 17वें में इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है, मतलब s का मान क्या हो जाएगा -1/2। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लोरीन का 15वां इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या क्या होगा, n बराबर 3, L बराबर 1, m बराबर -1 और s बराबर +2। और 17वें के लिए चारों क्वांटम संख्या क्या होगा, तो n बराबर 3, L बराबर 1, m बराबर 0 और s बराबर -1/2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों को करना था। अब उसी जैसा क्वेश्चन नेक्स्ट है, उसको फिर देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आयरन Z बराबर 26 के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं बताओ। देखो आयरन Fe, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 26। इसका पहले आपको विन्यास लिखना पड़ेगा। देखो Fe Z बराबर 26, इसका विन्यास लिखना पड़ेगा। हमने बताया विन्यास लिखना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख जाओगे आगे। अभी मैं विन्यास लिखता हूँ। इसका विन्यास क्या लिखा जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6, ये होता है विन्यास। ठीक है, गिन लो 2 4 10 12 18 20 और 6 26। ऊपर साइड इलेक्ट्रॉन लिखे होते ना, तो इनका जोड़ 26 आ रहा है। विन्यास हमने लिख दिया। अब विन्यास में देखो पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 5वें से 10 तक यहाँ है, 11वां 12वां यहाँ है, 13 से लेकर 18 तक यहाँ है, 19 20 यहाँ है और 21 से लेकर 26 तक हमारा कहाँ पर है 3d6 में है। तो हमसे पूछा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब 26वां इलेक्ट्रॉन, तो 26वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है 3d6 में। तो हमने तुरंत कर दिया 26th इलेक्ट्रॉन के लिए आपको निकालना है, कौन कौन सा मान निकालना है, n का मान निकालना है, l का मान निकालना है, m का मान निकालना है, s का मान निकालना है। आपको ये पता चल गया कि 26th इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, आपने कह दिया 3d6 में है ना। अब d में कितने कक्षक होते हैं, तो आपने कह दिया 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, पहला नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन 21वां है। देखो इसके पहले तो हम 20 भर चुके थे ना, 2 4 10 12 18 और 20 तो भर चुके थे। अब 21वां इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा है 21वां 21st, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25 और ये 26। हमसे 26 के लिए पूछा गया है, तो जो एरो नीचे की तरफ जा रहा है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है 26th है, 26वां इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है। ठीक है, तो आप बताओ 3d6 में n का मान कितना हो जाएगा 3, d कक्षा है, d उपकोष है, तो l का मान कितना हो जाएगा 2 क्योंकि ये d है। m का मान देखो +3 से -3 होता है ना, +3 +2 +1 0 -1 लिखोगे, सॉरी l का मान सॉरी गलत लिख दिया, l का मान 2 होगा। यहाँ पे क्या होगा +2 +1 0 -1 और -2। तो आप बताओ जिसके लिए पूछा है उस बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है +2 लिखा हुआ है, तो m बराबर क्या हो गया +2 और एरो नीचे की तरफ है, तो s का मान कितना हो जाएगा -1/2। तो 26वें इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान -1/2, m का मान +2, l का मान 2 और n का मान क्या हो जाएगा 3। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हो तो आप करिएगा कि आयरन के 24वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 24वें इलेक्ट्रॉन के लिए n l m और s का मान क्या होगा। ठीक है, यही चीज़ बनेगी। 24वां इलेक्ट्रॉन भी यहीं पर है, आप पहचानिए, ये 21वां है, ये 22वां है, ये 23वां है, ये 24वां है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए हमने आपसे कहा है कि करिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये देखा, क्लोरीन का भी देख लिया और आयरन का भी देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हटके अलग तरीके का है, उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्वांटम संख्या की सहायता से सिद्ध करो, क्वांटम संख्या की सहायता से सिद्ध करो कि चतुर्थ कोश में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चतुर्थ कोश में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चतुर्थ कोश का मतलब n बराबर 4 चतुर्थ कोश है।
अब आप बताओ n बराबर 4 है तो इसमें उपकोष कितने होंगे? उपकोष के बारे में कौन बताता है? l। तो l का मान 0 भी होगा, l का मान 1 भी होगा, l का मान 2 भी होगा और l का मान 3 भी होगा। ये 4 क्या होगा? उपकोष। मतलब चौथे कोष में 4 उपकोष हैं। उपकोष के नाम भी अगर आप लिखना चाहो तो S, P, D और ये क्या हो जाएगा? F। अब आप बताओ अगर l का मान 1 है तो m बराबर भी क्या होगा? 0। और m बराबर अगर 0 है तो इसका मतलब इसमें एक उपकोष है। यदि l बराबर 1 है तो m बराबर क्या होगा? +1, 0 और -1। इसका मतलब इसमें कितने उपकोष हैं? 3 कक्षक हैं। p उपकोष में 3 कक्षक हैं। इसके बाद यदि l बराबर 2 है तो m बराबर क्या होगा? +2, +1, 0, -1, -2। इसका मतलब d उपकोष में कितने कक्षक होंगे? तो आपने कह दिया 5 कक्षक होंगे। और यदि l बराबर 3 है तो m बराबर क्या होगा? m बराबर होगा +3, +2, +1, 0, -1, -2 एंड -3। इसका मतलब जो f उपकोष है उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो आपने कह दिया 7 होगी। क्लियर है? तो आपने देखा चौथी कक्षा में 4 उपकक्षाएं हैं और हर एक उपकक्षा में कितने कक्षक हैं वो आपको दिख रहा है। अब आप बताओ किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन 2 इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा उल्टी होती है। अगर क्लॉकवाइज है तो s का मान +1/2 और नीचे की तरफ एरो है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है तो s का मान -1/2 होगा। तो आप बताओ अगर इसमें आप इलेक्ट्रॉन भरो तो s का मान क्या होगा? s बराबर +1/2 और अगर नीचे की तरफ एरो होगा तो s बराबर -1/2। तो इस एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मतलब s का मान डिसाइड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, 2s के मान यहाँ होंगे, 2s के मान यहाँ होंगे। तो आप बताओ ये कितने मान हो गए? 2। ये कितने मान हो गए? 6। ये निकालिएगा तो ये मान कितने हो जाएंगे? 10 और ये मान कितने हो जाएंगे? 14। तो इन सभी को जोड़ दो, 2 + 6 + 10 + 14, इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 32। मतलब n बराबर अगर 4 है तो s के कुल कितने मान होंगे? 32 होंगे। +1/2, -1/2, +1/2, -1/2 सभी के लिए ऐसे निकालोगे तो n बराबर अगर 4 है तो l के मान कितने होंगे? 4। m के मान कितने होंगे? 16 और s के मान कितने होंगे? 32। s के मान जितने होते हैं वही दर्शाता है कि कुल इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप बोलोगे n बराबर अगर 4 है तो s के कुल मान 32 हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि चौथी कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया है तो आप क्वेश्चन करिएगा एक कि n बराबर 3 है, मतलब तीसरी कक्षा है, तो आप आपको सिद्ध करना है कि इस तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18। ये सिद्ध करना है। तो आप ये f वाला पोर्शन हटा दीजिएगा, खुद से लिखिएगा n बराबर 3 तो l बराबर इतना इतना, फिर आप सॉल्व करिएगा और फाइनली आप देखिएगा कि तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से करके देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन देख लिया। अब हम आते हैं नीचे के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये नीचे का क्वेश्चन और भी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिए आप। देखो आपसे क्वेश्चन दिया है कि किसी तत्व के उदासीन परमाणु में, अब तत्व का नाम तो आपको दिया नहीं है, कोई बात नहीं, कोई तत्व हमने मान लिया x है। आपसे बोला गया है किसी तत्व के उदासीन परमाणु में 2k क्या है? देखो कोई तत्व x है, इसमें कोष कौन से होते हैं? k कोष होता है, l कोष होता है, m कोष होता है और n कोष होता है। आपको पता था ना, नील बोर के परमाणु मॉडल में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोष। और कोष कौन से होते हैं? K, L, M, N। K का मतलब पहला कोष, L का मतलब दूसरा कोष, M का मतलब तीसरा कोष और N का मतलब चौथा कोष। अब आगे देखो क्या लिखा है, किसी तत्व के उदासीन परमाणु में 2k, मतलब K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। M कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8l। M कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 9m। और S कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2n। तो आप बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? X में उपस्थित
कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो आपने कह दिया 2 + 8 + 9 + 2, इनको आप जोड़ लीजिएगा, कितना आएगा 10, एक 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21। मतलब आपने इस से निकाल लिया कि X का परमाणु क्रमांक कितना है 21। अब आपसे पूछा गया है इसमें P और D इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालो, तो X बराबर परमाणु क्रमांक आ गया 21, इसका आपने विन्यास लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। चेक कर लो, 2 4 10 12 18 20 और 1 21। ये विन्यास कैसे लिखा जाता है, आता है वो तो बेटर, वरना आगे सिखाएंगे। आप मान लो कि ये विन्यास आपको लिखना आता है। अब आपसे पूछा क्या गया है, इसमें P और D इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। हम देखो, हम S इलेक्ट्रॉन भी बता दे रहे हैं, P इलेक्ट्रॉन भी बता दे रहे हैं, D इलेक्ट्रॉन भी बता दे रहे हैं, हम तीनों बता दे रहे हैं। आप चेक करो, जितने इलेक्ट्रॉन S में होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन S में होंगे, आप देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं और S में 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 4 6 8। तो S इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। P इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे P में 6 इलेक्ट्रॉन ये हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन ये हैं, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है P में। और D में केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो D इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1, P इलेक्ट्रॉन हो गए 12 और S इलेक्ट्रॉन हो गए 8। आपसे पूछा गया था कि किसी तत्व के उदासीन परमाणु में 2k 8l m 9m 2n इलेक्ट्रॉन है, इसमें P और D इलेक्ट्रॉन बताओ, तो P इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 12 और D इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1। इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों को करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन कह रहा है Cl- आयन में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, Cl- दिया हुआ है, Cl- को कैसे सॉल्व करते हैं, आप पहले नॉर्मली Cl को लिखो। Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। इसका विन्यास आपको अभी भी बताया, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, गिन लो, 2 4 10 12 और 5 17। Cl के बारे में आप बताओ, Cl का आखिरी इलेक्ट्रॉन, Cl का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो आपने कह दिया 3p में है। तो आप बताओ P में कितने कक्षक होते हैं, 3 होते हैं। आपसे पूछा गया बताओ ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो आपने क्या कह दिया 2 4 10 12 इलेक्ट्रॉन तो भर चुके थे। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है 13वां। कौन सा इलेक्ट्रॉन है 13वां। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है 14वां। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है 15वां। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है 16वां और ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है 17वां। तो क्लोरीन का आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सा है 17वां, दिख रहा है। मगर हमसे क्लोरीन नहीं पूछा है, हमसे पूछा है Cl-। तो Cl जैसे ही माइनस लगाएंगे, माइनस का मतलब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, तो अब Cl- का विन्यास क्या हो जाएगा 3p5 नहीं आएगा, 3p क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यों 6 हो जाएगा, क्योंकि P में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। Cl में कितने थे 5, एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो कितने हो गए p6। तो ये था 17वां इलेक्ट्रॉन। अब जो 6 का इलेक्ट्रॉन होगा वो आएगा यहाँ, और ये कौन सा होगा 18वां इलेक्ट्रॉन। तो आप बताओ Cl- का आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला। Cl- का आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला। और ये इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, तो आप बोलोगे 3p6 में है। तो आप बताओ n बराबर कितना हो गया 3, l बराबर कितना हो गया, p के लिए होता है 1, m बराबर कितना हो गया, तो आप बोलोगे +1 0 -1। इस बॉक्स के ऊपर -1 लिखा हुआ है, तो m बराबर हो गया -1। एरो नीचे की तरफ है तो s बराबर क्या हो जाएगा -1/2। तो इस तरह से हम लोग Cl- के लिए आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर क्वांटम संख्या निकालें तो n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर -1 और s बराबर -1/2 होंगे। तो देखो हम सभी लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। क्लोरीन के 15वें और 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान कैसे निकालते हैं, आयरन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं, और नीचे के ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने डिटेल में कर लिए। आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम जिन क्वेश्चंस को करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्वांटम संख्याओं के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में खूब सारे बन सकते हैं, कई तरह से बना सकते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर बना करके आपसे पूछा है। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में क्वांटम संख्या का कौन सा सेट संभव नहीं है। ध्यान से समझिएगा, कौन सा सेट संभव नहीं है। अब एक एक
विकल्प को आप ध्यान से सोचो। देखो n बराबर 4, आपको पता है n का मान कोई भी धन पूर्णांक संख्या होता है, तो n का मान 4 हो सकता है। अगर n बराबर 4 है तो l बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। आप देखो आपके विकल्प में l बराबर 3 दिया है, मतलब ये भी हो सकता है। 3 दिया है मतलब ये भी हो सकता है। अब यदि l बराबर 3 दिया है, आपको सवाल में क्या दिया है, l बराबर 3 दिया है जो कि पॉसिबल है। यदि l बराबर 3 है तो m बराबर क्या होगा, +3 से लेकर +3, +2, +1, 0, -1, -2 एंड -3 सभी हो सकते हैं। आपके देखो सवाल में क्या दिया है, +2 दिया है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। इनमें से कोई भी दिया होगा मतलब ये पॉसिबल है। तो l का मान कितना दिया है, +2, तो ये भी पॉसिबल है। और s का मान तो -1/2 होता है, +1/2 होता है। फिलहाल क्या दिया है, -1/2, s का मान दिया है -1/2, ये पॉसिबल है। तो ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। अब तीसरे विकल्प पर आओ, दूसरा हम अभी बाद में बताते हैं। तीसरे विकल्प पर आओ, देखो n बराबर दिया है 2, तो l बराबर क्या होगा, 0, 1। देखो आपके सवाल में क्या दिया है, 0, मतलब ये पॉसिबल है। n बराबर 2 है तो l बराबर 0 पॉसिबल है। अगर l बराबर 0 है तो m बराबर क्या होगा, +0 से -0 दैट इज 0। और s का मान क्या हो जाएगा, -1/2, मतलब ये विकल्प भी क्या है, पॉसिबल है। लास्ट वाले में देखो n बराबर 4 है, n बराबर क्या है 4, तो l बराबर क्या होगा, 0, 1, 2, 3 ऐसा होगा ना। आप देखो आपके सवाल में क्या दिया है, l बराबर 2 दिया है, मतलब n बराबर 4 तो l बराबर 2 अगर होगा तो मतलब वो पॉसिबल है। और l बराबर अगर 2 है तो m बराबर क्या हो जाएगा, +2 से -2। फिलहाल आपके में क्या दिया है, +2, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। और s का मान क्या है, -1/2, ये भी पॉसिबल है। अब आप आ जाओ दूसरे विकल्प में। आप खुद सोचो, यदि n बराबर 3 है तो l बराबर क्या होगा, 0, 1, 2। आप देखो l बराबर क्या दिया है, 3, इसका मतलब ये चीज़ सही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये दूसरा सेट जो है वो संभव नहीं है। देखो बाकी 3 सेट हमने करके देख लिए, 3 सेट संभव हैं, दूसरा सेट संभव नहीं है। इस तरह से ये क्वेश्चन को करना था। अभी इतना टाइम नहीं दिया जाता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे, आपको अगर क्वेश्चन अच्छे से आते होंगे तो आप जल्दी से ये क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित विकल्पों में क्वांटम संख्या का कौन सा सेट संभव है। अब उल्टा पूछ रहे हैं हम, संभव है पूछ रहे हैं, तो आप बताओ। n बराबर 4 तो l बराबर क्या होगा, 0, 1, 2, ठीक है। l बराबर 2 हो गया, हो सकता है। अगर l बराबर 2 होगा तो m बराबर क्या होगा, +2 से -2। फिलहाल यहाँ +3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, +3। तो +2 से -2, इसका मतलब +2 से -2 के बीच में +3 तो आता नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट संभव नहीं है। ये सेट संभव नहीं है, इसका मान +2 से -2 होना चाहिए, ये सेट संभव नहीं है। अगले वाले में देखो, यदि n बराबर 3 है तो l बराबर क्या होगा, 0, 1, 2, 1 आ गया, मतलब पॉसिबल है। अगर l बराबर 1 है तो m बराबर क्या होगा, +1 से -1, बीच में क्या आएगा, 0, मतलब ये भी पॉसिबल है। मगर s का मान तो 0 होता ही नहीं है, s का मान तो या तो +1/2 होता है या फिर -1/2 होता है। इसका मतलब सेकंड नंबर सेट भी पॉसिबल नहीं है। अब आ जाओ तीसरे सेट पर, n बराबर 2 है तो l बराबर क्या होगा, 0, 1, और यहाँ पर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब l का मान गलत है, इसका मतलब ये सेट भी संभव नहीं है। चौथे सेट में आओ, यदि n बराबर 3 है तो l बराबर क्या होगा, 0, 1 और 2। देखो 2 दिया हुआ है। अगर l बराबर 2 है तो m बराबर क्या है, +2 से -2 दिया हुआ है। और s का मान -1/2 हो या +1/2 हो, दोनों पॉसिबल हैं। तो इसका मतलब केवल और केवल d सेट ऐसा है जो कि संभव है, बाकी के 3 सेट कैसे हैं, संभव नहीं है। तो देखो क्वांटम संख्या के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश करी है। आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिए, किताब से खूब सारी प्रैक्टिस कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना कर सकते हो। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से देखे हुए हैं तो आप किताब के सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कुछ क्वेश्चंस आप बता दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दीजिएगा। 5-7 क्वेश्चन अगर आपके होते हैं तो मैं उन क्वेश्चंस को लेकर के एक वीडियो सोल्यूशन उसका बना दूंगा और फिर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद है ये सभी आप लोग अच्छे से करोगे और रेगुलरिटी ज़रूर बना करके रखोगे। आप सभी लोग अगर इस टॉपिक को क्रम से पढ़ते हो तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक कमेंट करें, और यदि किसी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी नोटिफिकेशन के साथ इस वीडियो को टाइम पर देख पाओ। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।